हेलो हेलो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका आज की क्लास में स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आपको पता है, हम सूर्य तप पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था सूर्य तप क्या है, सूर्य तप को किस में मापते हैं, कौन से यंत्र से मापते हैं, सूर्य का प्रकाश किन तरंगों के रूप में आता है, ये सब चर्चाएं हमने फर्स्ट क्लास में की थी। और दूसरी क्लास में हमने बात की सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारकों की, तो वो हमने कल की क्लास में कंप्लीट कर ली थी। आज की जो हमारी क्लास रहेगी उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन। क्या पढ़ेंगे भी? अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन। सैद्धांतिक रूप से देखें तो आपको एक बात का पता होना चाहिए, जितना सूर्य से प्रकाश लघु तरंगों के रूप में आता है उतना ही प्रकाश किसके रूप में, उतना ही प्रकाश दीर्घ तरंगों के रूप में वापिस चला जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि सूर्य से जितना प्रकाश आता है, ये मान लो 100 इकाई आया, तो 100 इकाई ही कहां जाएगा? वापिस। ये 100 इकाई ही वापिस जाएगा। इन दोनों की मात्रा सैद्धांतिक रूप से समान होती है, दोनों बराबर होते हैं। जितना सूर्य का प्रकाश आता है उतना ही वापिस चला जाता है, उतना ही कहां चला जाता है? वापिस चला जाता है। यह नियम है, इस बात का आपको पता होना चाहिए। और इसी को कहते हैं ऊष्मा संतुलन। इसी को क्या कहते हैं? ऊष्मा संतुलन। जितना सूर्य का प्रकाश आया और कितना वापिस चला गया, इन दोनों की मात्रा बराबर होती है, और इसी को क्या कहते हैं? ऊष्मा संतुलन कहते हैं। परवेशी लघु तरंग, यानी सूर्य से जो प्रकाश आया वो परवेशी लघु तरंग एवं पार्थिव दीर्घ तरंग विकिरण के अंतर को मतलब कितना सूर्य का प्रकाश आया और कितना पृथ्वी ने वापिस छोड़ दिया, ये के अंतर को नेट विकिरण या शुद्ध विकिरण कहते हैं। नेट विकिरण या शुद्ध विकिरण कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? नेट विकिरण या शुद्ध विकिरण कहते हैं। सैद्धांतिक रूप से हम यदि देखें, सैद्धांतिक रूप से शुद्ध विकिरण शून्य होता है। ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है कि 100 का 100 आ जाए यार आज ही चला गया, ऐसा नहीं होता। कुछ ऊर्जा बच भी जाती है, इसी से रात्रि को तापमान ज्यादा रहता है। आपको यह बात पता होनी चाहिए। तो यह कह रहा है कि सैद्धांतिक रूप से शुद्ध विकिरण क्या होती है? शून्य होती है। बिल्कुल, इसका कहने का मतलब इसका नाम होता है आगत ऊष्मा। क्या नाम होता है? आगत ऊष्मा। कि सूर्य से कितनी ऊष्मा आई, और इसको कहते हैं छोड़ी गई ऊष्मा। सूर्य से कितनी ऊष्मा आई और कितनी पृथ्वी ने वापस छोड़ दी, इसका नाम होता है ऊष्मा संतुलन। इसका नाम क्या होता है? ऊष्मा संतुलन। अब यहां आपको एक डायग्राम बनाता हूं, उसमें एकदम आपको क्लियर पता चल जाएगा। ये आपकी पृथ्वी है, 38 डिग्री, एनसीईआरटी में 38 लिखा होता है, बाकी 40 भी लिखा होता है। 40 डिग्री और 38 डिग्री से 40 डिग्री, ये दक्षिण और ये उत्तर। इनके बीच में क्या होता है? इनके बीच में सूर्य से आने वाली ऊष्मा जो है
वो क्या होती है? ज्यादा। क्योंकि सूर्य सीधा चमकता है तो यहां आगत ऊष्मा क्या होती है? ज्यादा। और आपको एक बात का पता होनी चाहिए, इस एरिया में छोड़ी गई ऊष्मा होती है कम। ठीक है, 40 डिग्री से 40 डिग्री के बीच सूर्य से आने वाली ऊष्मा अधिक तथा पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा कम होती है। ओके, अब आप देखो, इससे 40 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण, इसके मध्य क्या होती है? इसके मध्य छोड़ी गई ऊष्मा तो होती है अधिक और आगत ऊष्मा होती है कम। यानी कि आती तो है कम और पृथ्वी छोड़ती है ज्यादा। ज्यादा। ओके, तो अब आपको बस इतना ही पता होना चाहिए, 40 डिग्री से 40 डिग्री के बीच आगत ऊष्मा अधिक, सूर्य सीधा चमकेगा तो ज्यादा आएगी, और पृथ्वी छोड़ती है कम। तो आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर फिर छोड़ती कम है तो फिर जाती कहां है? तो बेटा ये जो है ना, यहां पानी, समुद्र का पानी गर्म हो गया और वो धारा के रूप में इधर चला गया, धारा, ये धारा चली गई। तो आप बताओ, यहां जो ऊष्मा आई थी वो धाराओं के द्वारा उच्च अक्षांशों में चली गई, एक बात। दूसरी बात, पवन, ये आपकी जो पछुआ पवन होती है, कौन सी पवन होती है? पछुआ पवन। ये पछुआ पवन होती है, ये होती है पवन। ये पवन भी ऊर्जा का स्थानांतरण करती है। आपको याद रहना चाहिए, 75% ऊर्जा का स्थानांतरण पवनों द्वारा तथा 25% महासागरीय जल के द्वारा होता है। बातें तो मैंने बहुत सारी लिख दी, इतनी बातें आपको समझ में आ जाएंगी क्या? बहुत आसान सी बात है, क्वेश्चन एग्जाम में एक ही आना है कि किन अक्षांशों के मध्य अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन सरप्लस होता है, अधिक होता है, ज्यादा होता है। तो ज्यादा कहां होता है? 40 से 40 के बीच। और कम कहां होता है? 40 से ध्रुवों के बीच। और सर्वाधिक कहां होता है? 20 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री दक्षिण के बीच। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है। ओके, हाँ, लिख देता हूं, बहुत आराम से लिखेंगे तब सब बात समझ में आ जाएगी। 40 डिग्री उत्तर से 40 डिग्री दक्षिण के बीच सूर्य से आने वाली आगत ऊष्मा अधिक तथा पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा कम होती है। मतलब आती ज्यादा है और छोड़ी कम जाती है। और 40 डिग्री से ध्रुवों के बीच आगत ऊष्मा कम तथा छोड़ी गई ऊष्मा अधिक होती है। अब सवाल आता है कि भी छोड़ी गई ज्यादा और आई कम, तो फिर ये छोड़ी कहां से? आई कम तो छोड़ी कहां से? तो जो 40 डिग्री से 40 डिग्री के बीच धारा के द्वारा और पवनों के द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण हो गया था। क्या हो गया था? ऊर्जा का स्थानांतरण हो गया था। यह बात आपको पता रहनी चाहिए।
एक सेकंड भाई, थोड़ी सी टेक्निकल समस्या आ रही है। हाँ, ओके, मुझे कुछ समस्या लग रही थी, बाकी है नहीं। हाँ, 40 डिग्री से ध्रुवों के बीच आगत ऊष्मा कम और छोड़ी गई ऊष्मा अधिक होती है, तो फिर ये होता क्या है? तो आपको पता होना चाहिए फिर ये होता क्या है। होता ये है, ऊष्मा संतुलन बनाए रखने के लिए, ऊष्मा संतुलन बनाए रखने के लिए ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण होता है मतलब ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। ऊर्जा का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। यह स्थानांतरण कहां से कहां होगा? उष्ण कटिबंध से, उष्ण कटिबंध से उच्च अक्षांशों की ओर होता है, और होता है। और यह स्थानांतरण करता कौन है, यह भी आपको पता होना चाहिए। यह स्थानांतरण वायुमंडलीय परिसंचरण, वायुमंडलीय परिसंचरण में सबसे इंपॉर्टेंट तो पवन ही है, लेकिन चक्रवात वगैरह भी तो आ जाते हैं ना। बिल्कुल, हवा के पास ज्यादा ऊर्जा होती है, तो वायुमंडलीय परिसंचरण तथा महासागरीय धाराओं, धारा कितनी ऊर्जा का स्थानांतरण करती है? 25%। महासागरीय धाराओं द्वारा होता है। ठीक है जी, ये बात भी समझ में आ गई। अभी अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि 40 डिग्री उत्तर से 40 डिग्री दक्षिण के बीच सूर्य का जो प्रकाश आता है वो तो आता है ज्यादा, और पृथ्वी जो छोड़ती है वो छोड़ती है कम। तो फिर आया ज्यादा छोड़ा कम, तो ये गया कहां? तो ये यहां से इधर चला जाता है दोनों तरफ, उच्च अक्षांशों की ओर। और ये किसके द्वारा जाता है? धारा व पवन के द्वारा। पवन के द्वारा 75% और धारा के द्वारा 25%। ठीक है जी। यहां जो सूर्य से प्रकाश आता है वो तो आता है कम, और जो पृथ्वी पार्थिव तरंगों से छोड़ती है वो छोड़ती है ज्यादा। यहां आता क्या है? कम, और पृथ्वी पार्थिव तरंगों से जो छोड़ती है वो क्या छोड़ती है? ज्यादा। यही बात हमने बताई है, बस इतनी सी बात है। और एक क्वेश्चन और बन जाए तो ये भी बन सकता है, अत्यधिक सरप्लस ऊर्जा क्षेत्र। अत्यधिक सरप्लस ऊर्जा क्षेत्र कहां से कहां होते हैं? ये होते हैं 20 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री साउथ के मध्य, 20 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री दक्षिण के मध्य होता है। और यहां कितनी ज्यादा होती है? 100 किलोग्राम एंजली वार्षिक। एक साल में 100 किलोग्राम एंजली जो होती है वो वार्षिक सरप्लस हो जाती है ऊर्जा। ये आपकी सरप्लस ऊर्जा की बात थी। इतनी बातें समझ में आ गई क्या? मुझे बता दो, ये क्या क्या समस्या आ रखी है? समझ से बाहर है भाई।
ओके, देखो एक बार। आवाज वगैरह सही आ रही क्या, एक बार चेक करो भी। मुझे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम लग रही है, बाकी है नहीं शायद। हाँ भी, ठीक है, चलो अगली बात पे चलते हैं। अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन के बाद हमारी अगली बात है सूर्य तप को प्रभावित एवं नियंत्रित करने वाली वायुमंडलीय प्रक्रियाएं, मतलब वायुमंडल में ऐसी कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, ऐसी कौन सी प्रोसेस होती है जो आपके किसको प्रभावित करती है, सूर्य तप को प्रभावित करती है। बताइए भाई। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक क्रिया जो है वो है प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन, ये रे जो है ये कहां आएगा भाई, तय पे आएगा शायद। प्रत्यावर्तन, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, प्रत्यावर्तन, परावर्तन, इसको हम परावर्तन भी बोल देते हैं। परावर्तन, प्रत्यावर्तन, परावर्तन, रिफ्लेक्शन, सबको पता होगा शायद सामान्य भाषा में। रिफ्लेक्ट, प्रकाश की तरंगें, मिरर जो होता है, वो दर्पण जो होता है, वो क्या कर देता है, रिफ्लेक्शन कर देता है, परावर्तन कर देता है, हमने खूब पढ़ा होगा। इसका मतलब केवल ये होता है, देखिए आप, ये सूर्य का प्रकाश आया, हम ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं तो फिर अपनी ही बात कर लेते हैं। और ये आपका है धरातल, और इधर एक जमी हुई है बर्फ, ये आपकी जमी हुई है बर्फ। देखिए आपको दोनों चीजें बताता हूं, ये है आपका बादल, बादल, ये सूर्य का प्रकाश आया, इसको मान लो हम 100% मान ले, तो इस बादल से जो टकराया, इसके बाद ये बादल इसका 80% वापिस भेज देगा और 20% अपने पास रख लेगा या नीचे आ जाएगा। तो ये जो 80% है जिसको बादल ने कोई काम नहीं लिया, जिसको कोई काम नहीं लिया, आया केवल डायरेक्शन चेंज करके वापिस भेज दिया, ये आपका सूर्य का प्रकाश आया, बर्फ से टकराया और टकरा के वापिस चला गया। इसीलिए जहां बर्फ गिरती है वहां आपको ब्लैक चश्मा लगाना पड़ता है, क्योंकि बर्फ सूर्य से आए प्रकाश के अधिकांश भाग को बिना काम में लिए वापिस लौटा देती है। अब ये बिना काम में लिए जो वापिस लौटा देती है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्रत्यावर्तन। इसका नाम क्या है भी, प्रत्यावर्तन। बात समझ में आई, प्रत्यावर्तन। और यही सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि पृथ्वी का औसत प्रत्यावर्तन कितना है। यह सवाल आ जाए तो बहुत बच्चों को नहीं पता चलता। एक शब्द और होता है, पृथ्वी का औसत एल्बिडो कितना है। एल्बिडो शब्द आते ही सब बता देंगे 35। पृथ्वी का एल्बिडो कितना है, 35। इस 35 का मतलब यह है कि सूर्य से जितना प्रकाश आता है उसका 35% पृथ्वी व पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा कोई काम नहीं लिया जाता है, उसको सीधा वापिस लौटा दिया जाता है, और उसी का नाम होता है एल्बिडो।
तो परावर्तन आपको बात समझ में है, प्रत्यावर्तन रिफ्लेक्शन आपको बात समझ में है। ओके, आप इसमें देखिए प्रत्यावर्तन क्या होता है। किसी वस्तु या सतह द्वारा, किसी वस्तु या सतह द्वारा, कोई भी सतह हो सकती द्वारा विकिरण के जितने भाग को, विश्व में से जितना बिना काम में लिए, विकिरण के जितने भाग को बिना काम में लिए वापिस लौटा दिया जाता है, वापिस लौटा दिया जाता है, लौटा दिया जाता है, उससे एल्बिडो, उससे एल्बिडो, एल्बिडो प्रत्यावर्तन गुणांक, प्रत्यावर्तन गुणांक, इसी का नाम है प्रत्यावर्तन गुणांक या प्रत्यावर्तीता, प्रत्यावर्तीता कहते हैं। एल्बिडो का मतलब एक ही है, एल्बिडो, एल्बिडो का मतलब एक ही है, बिना काम में लिए वापिस लौटा देना, बिना काम में लिए। जो काम ले लेगा, जैसे मान लो इस बादल ने 10% को अपने पास रख लिया और 10% को नीचे भेज दिया, तो ये 10% तो इसका हो जाएगा अवशोषण, अवशोषण, और ये 80 इसका क्या हो गया, प्रत्यावर्तन। तो बिना काम में लिए जो वापिस लौटा दिया, ये बात याद रखें। देखो, हाँ, उदाहरण के लिए 20% एल्बिडो का अर्थ है कि उस सतह ने जिसका भी एल्बिडो है, उस सतह ने सौरिक विकिरण के 80% भाग को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया तथा 20% भाग, 80% भाग को ग्रहण कर लिया तथा 20% भाग बिना काम में लिए वापिस लौटा दिया। 20% को बिना काम में लिए वापिस लौटा दिया, इसका मतलब होता है एल्बिडो, प्रत्यावर्तन, परावर्तन। सब समझ गए आप। अब इसमें कोई ज्यादा बात समझने वाली है नहीं भी समझ में आया तो एक बार फिर जाके देखोगे तब समझ में आ जाएगा। एक बात आपको और पता होना चाहिए, ये सूर्य है, ये कोई भी सतह है, मान लो ये बर्फ ही है, यहां इसका एल्बिडो 60% है, ओके, और ये आपकी यही बर्फ है और सूर्य है आपका यहां। अब की बार इसका एल्बिडो 90% होगा। अब की बार एल्बिडो कितना होगा, 90%। याद रखना, सीधी विकिरण कम एल्बिडो, ये बिंदु नहीं आएगा भाई,
तिरछी विकिरण अधिक एल्बिडो। इसलिए याद रखना, ध्रुवों के आसपास एल्बिडो ज्यादा होता है और विषुवत रेखा के आसपास एल्बिडो कम होता है। यह बात आपको पता होनी चाहिए। लिख देता हूं ये भी। जब सूर्य की किरणें सीधी या लंबवत आती हैं तो जब सूर्य की किरणें सीधी या लंबवत आती हैं तो एल्बिडो, ये बिंदी नहीं आएगी भाई, एल्बिडो कम होता है। जब सूर्य की किरणें तिरछी आती है तो अपेक्षाकृत एल्बिडो अधिक होता है। तो अपेक्षाकृत एल्बिडो अधिक होता है। पृथ्वी का औसत एल्बिडो कितना है? पृथ्वी का औसत एल्बिडो 35। हमारी एनसीईआरटी में लिखा होता है 35। इस 35 का मतलब यह है कि पृथ्वी सूर्य से आने वाले कुल प्रकाश का 35% कोई काम नहीं लेती है, बिना काम में लिए वापिस लौटा देती है। ओके, यह बात आपको पता होनी चाहिए। ये लिख देता हूं। इसका मतलब है कि पृथ्वी सूर्य से आने वाले प्रकाश, यदि 100% मान लें इसको, सूर्य से आने वाले प्रकाश, ये लिख ही देता हूं, सूर्य से आने वाले प्रकाश को 100% मान लें तो उसमें से 35 इकाई को बादल, जलवाष्प, धूलकण व हिमाच्छादित धरातल बिना काम में लिए वापिस लौटा देते हैं। बिना काम में लिए वापिस लौटा देते हैं। चलो एक बात और भी लिख देते हैं। अन्य ग्रहों या उपग्रहों का औसत एल्बिडो, एग्जामिनर होता है, वो मान लो पूछ ले कि किस ग्रह का एल्बिडो पृथ्वी से कम है, तो चंद्रमा का तो 7% है। चंद्रमा उपग्रह है, इसका एल्बिडो 7% है। यानी चंद्रमा जितना प्रकाश आता है उसका 93% को काम में लेता है, 7% को ही वापिस लौटाता है। और बुध ग्रह का 6 है, बुध ग्रह 6 को छोड़ के 94 को काम में ले लेता है। मंगल का 16 है,
मंगल ग्रह 16% को छोड़ के 84% को काम में ले लेता है। और पृथ्वी से ज्यादा किसका है? तो पृथ्वी से ज्यादा है शुक्र का। शुक्र जो आपका ग्रह है, आपको पता भी होगा, शुक्र पे तो एल्बिडो ज्यादा है, नहीं तो तापमान और ज्यादा हो जाता। शुक्र ग्रह का एल्बिडो सबसे ज्यादा 76% है। कितना है? 76%, 76%। चंद्रमा का 7, बुध का 6, मंगल का 16, 7 6 16 और 76, 6 6 6, 6 से एक ज्यादा। ऐसे आप याद कर सकते हो, थोड़ा सा आसानी रहेगी। ओके, कोई समस्या हो तो बताइए आप। इतनी बातें समझ में आ गई? अब एल्बिडो से और क्या क्वेश्चन आ सकता है? और हमारे एक और बात तो हम भूल ही गए, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो, और वो है सर्वाधिक एल्बिडो वाली सतह पृथ्वी पे कौन सी सतह है जिनका एल्बिडो सबसे ज्यादा है? तो आपको एक बात का पता होना चाहिए, सबसे ज्यादा किसका है? ताजा बर्फ का, ताजा हिम। हिम नेचुरली जो बर्फ जमती है उसका नाम होता है। और ताजा हिम कितना एल्बिडो कर देती है बताओ? जल्दी कमेंट करके बताओ, तब तक मैं लिख देता हूं। 80 से 95%। बेटा, आपने कभी दिमाग लगाया क्या? माउंट एवरेस्ट ऊपर वाला भाग बर्फ से ढका रहता है, ठीक है जी, ढका रहता है। फिर आपने कभी सोचा क्या, सूर्य तो ऊपर ही है, तो सूर्य का प्रकाश तो यहां आता ही है, फिर ये बर्फ पिघलती क्यों नहीं है? कभी सोचा? इसका रीजन यही है, क्योंकि बर्फ सूर्य के प्रकाश से पिघलती नहीं है। बर्फ सूर्य से आने वाले कुल प्रकाश के 80 से 95% को वापिस भेज देती है। तो बचा कितना? 5%। अब बताओ, अब 5% से बर्फ पिघलेगी क्या? नहीं पिघलेगी। एक तो 5% बचा, ऊपर से वहां माउंट एवरेस्ट के पास जो हवा आ रही है उसका टेम्परेचर माइनस में है, तब बर्फ नहीं पिघलेगी। क्यों? क्योंकि बर्फ तो तब पिघले जब वो गर्म हवा के संपर्क में आए, और वहां हवा कैसी है? माइनस में। हवा तो क्या है? माइनस में। और सूर्य का प्रकाश आ रहा है, उसको बर्फ वापिस भेज देती है। सूर्य से आने वाले प्रकाश के लगभग 90% भाग को बर्फ वापिस भेज देती है, और इसीलिए माउंट एवरेस्ट की बर्फ पिघलती नहीं है। नहीं तो पिघल ही जाए भाई, सूर्य का प्रकाश तो आता ही है तो पिघल ही जाए, लेकिन बर्फ का एल्बिडो सबसे ज्यादा होता है। ओके, 2 नंबर पे बताओ ज्यादा एल्बिडो किसका होता है? घने बादल का। घने बादल का 70 से 80%। बिल्कुल आपने नोट किया होगा, ये बादल घना बन गया, सूर्य से प्रकाश आ रहा है, वो इससे टकरा के वापिस चला जाता है, और नीचे क्या हो जाता है? अंधेरा। क्या उस समय सूर्य कहीं चला जाता है? नहीं जाता है, लेकिन केवल बादल आने से अंधेरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि बादल सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देता है, एल्बिडो कर देता है, वापिस भेज देता है। यह बात तो आपने आभास की है। अच्छा जी, मान लो ऑप्शन में पुरानी बर्फ आ जाए, तो पुरानी बर्फ का मतलब होता है जिसमें चमक खत्म हो गई हो, व्हाइट वाली चमक खत्म हो गई हो, तो वो 50 से 60% परावर्तन करती है, लगभग 40 से 50% को ऑब्जॉर्व कर लेती है। और मरुस्थल का कितना होता है? मरुस्थल जिसमें वनस्पति का अभाव होता है, तो मरुस्थल में लगभग 20 से 30% एल्बिडो होता है। 70% जो होता है उससे आपकी मिट्टी गर्म हो जाती है, मिट्टी उसको अवशोषित कर लेती है। अच्छा जी, ज्यादा वाली पूछेंगे तो कम वाली भी पूछेंगे। कम एल्बिडो वाली सतह
बताओ भी कम अल्बिडो वाली सतह जो है उनकी क्या स्थिति है? सबसे पहले सबसे कम एल्बिडो होता है समुद्री जल का। क्यों होता है कम? समुद्री जल केवल 3 से 4% को वापिस भेजता है। उसके पीछे रीजन है भाई। समुद्र का जल ये है, सूर्य का प्रकाश आया, प्रकाश तो अंदर चला गया, अंदर चला गया पानी के, तो अब्जोर अवशोषण कर लेगा, पानी ऊर्जा का अवशोषण कर लेगा, अपने आप को गर्म कर लेगा, वापिस भेजेगा ही नहीं। तो एल्बिडो कहां है? 3 से 4%। सबसे कम एल्बिडो इसी का है। ओके, सबसे कम एल्बिडो इसी का है। कोई समस्या रहे तो आप मुझे बता दिया करो कमेंट करके। हाँ, 2 नंबर पे हरी घास का एल्बिडो 3 से 15% तक। तो घास पे निर्भर करता है। बहुत ज्यादा सघन घास है तो 3% ही होगा, कम है तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। वन का कितना होता है? वन का लगभग हम बात करें तो 5 से 10%। 5 से 10%। फिर चावल का खेत पूरा भरा होता है तो इसका होता है 10% से कम। और ये दोनों की दोनों बात इंपॉर्टेंट की पावर 10,000 वाली है। इंपॉर्टेंट की पावर 10,000 वाली बात है। आपको दोनों की दोनों बातें याद करनी है। बातें मैंने आपको समझा दी, क्या मतलब है इनका। और कोई बात रहे तो आप बताओ क्या है। हाँ, अगली बात पे चले। अगली बात पे आपका है विसरण या विस्तृत प्रत्यावर्तन। नंबर 1 था परावर्तन, प्रत्यावर्तन, एल्बिडो। 2 नंबर पॉइंट है आपका विसरण या इसी का एक नाम और होता है विस्तृत प्रत्यावर्तन। विस्तृत प्रत्यावर्तन। 1 सेकंड में आपको यह बात एकदम क्लियर हो जाएगी। आप केवल 1 मिनट के लिए इसको सुन ले। इसका नाम ऐसे होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? ये आपका सूर्य से आ रहा है प्रकाश, आया, ये आ रहा है, और ये कोई कण है, ये वाला, ये इससे टकरा के इधर ये हो गया। इसका नाम है साहब परकीर्णन। इसका नाम है परकीर्णन, स्कैटरिंग नाम है इसका, परकीर्णन नाम है। और इस परकीर्णन से क्या होता है? इसका नाम है परकीर्णन। तो सर यहां तो विसरण है। देखो, जो अणु इसको 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं उसका नाम तो है परकीर्णन। ओके, और ये जो प्रकाश है, ये जो प्रकाश इधर आ गया, इसका नाम है विसरण। इसका नाम है विसरण। तो सूर्य से जो प्रकाश आता है वो धूल कणों से टकरा के परकीर्णन हो जाता है, स्कैटरिंग, फैल जाता है। और फिर वो फैला हुआ प्रकाश का कुछ भाग वायुमंडल के निचले भागों में रहता है और कुछ भाग वापिस चला जाता है। और जो भाग निचले भागों में रहता है उसी से दिन छिपने के बाद, सूर्यास्त के बाद हमें दिखाई देता है। यदि ये विसरण की घटना नहीं होती तो ऐसा नहीं होता।
ओके, बात समझ में आई? बताओ भी, कोई समझ में नहीं आई हो तो। थोड़ा लिख देता हूं। धूल कणों तथा जल कणों द्वारा विद्युत चुंबकीय लघु तरंग, विद्युत चुंबकीय लघु तरंग, विद्युत चुंबकीय लघु तरंग, इसी लघु तरंग का नाम होता है सौरिक विकिरण। इसी का नाम होता है इंसोलेशन। विद्युत चुंबकीय लघु तरंग को परकिरणन धूलकणों तथा जल कणों द्वारा विद्युत चुंबकीय लघु तरंग को परकिरणन करने को विसरण या विसरित प्रत्यावर्तन कहते हैं। कुछ बच्चों के दिमाग में जैसे सर पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा, तो पेपर में आपके क्वेश्चन आ जाएगा क्या, पेपर में आपके क्वेश्चन आ जाएगा सूर्यास्त के बाद भी हमें दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? परावर्तन एल्बिडो वाला परावर्तन, विसरण, परकिरणन, अवशोषण। तब आपको पता होना चाहिए विसरण इसका कारण है, बस ये आ सकता है। इस प्रक्रिया द्वारा कुछ ऊर्जा अंतरिक्ष में वापिस लौटा दी जाती है, कुछ ऊर्जा अंतरिक्ष में वापिस लौटा दी जाती है। अंतरिक्ष का मतलब ऊपर, ऊपर चली, वायुमंडल से भी ऊपर, अंतरिक्ष में लौटा दी जाती तथा कुछ ऊर्जा वायुमंडल के निचले भागों में मौजूद रहती है। वायुमंडल के निचले भागों में मौजूद रहती है। इसी विसरित या आप कह सकते हो परकिरणन ऊर्जा के कारण मनुष्य को सूर्यास्त के बाद दिखाई देता है। 6 बजे दिन छिप गया, दिन छिपते ही दिखना बंद नहीं होता, उसका कारण यही है। उसका कारण क्या है? यही है। समझ में आ गई बात? उसका कारण आपका यही है। बताइए भाई, यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? मुझे तो कोई समस्या लग नहीं रही यहां तक।
ठीक है भाई, अभी तक हमने दो पढ़ लिया, एक प्रत्यावर्तन परावर्तन, दूसरा विसरण या विस्तृत प्रत्यावर्तन। अब 3 नंबर पे आप आ जाइए, अवशोषण। अवशोषण सबको पता है अवशोषण होता क्या है, इसको इंग्लिश में कहते हैं अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन, अवशोषण। ये आपका सूर्य का प्रकाश आ रहा है और ये है जल वाष्प। इसने सूर्य से आने वाले प्रकाश के 40% भाग को वापिस लौटा दिया। यह है प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन, ठीक है। और इसने 30% भाग को अपने पास रख लिया, अपने पास, तो ये हो गया अवशोषण। अवशोषण। और ये 30% आपका आ गया, ये था विस्तृत प्रत्यावर्तन। ये था विस्तृत प्रत्यावर्तन। तीनों बात समझा दी। इससे टकरा के इधर आके इधर आ गया, तो ये विस्तृत प्रत्यावर्तन। और ये जो 30% इसने अपने पास रख लिया, ये जो 30% इसने अपने पास रख लिया, इसका मतलब क्या है? अवशोषण। अवशोषण होता है अपने पास रख लेना, अपने काम में ले लेना, अपने आप को गर्म करने के लिए काम में ले लेना, यह होता है अवशोषण। लिख देता हूं, सूर्य से आने वाली विकिरण का कुछ भाग वस्तु, विकिरण का कुछ भाग वस्तु द्वारा आत्मसात। आत्मसात का ये एक नाम होता है ग्रहण। ग्रहण, आत्मसात, ग्रहण या धारण कर ली जाती है। धारण कर ली जाती है उससे, तथा ऊष्मा, तथा उससे, आप लोग क्या कमेंट कर रहे हो, थोड़ा सही से लिखा करो। तथा उससे ऊष्मा ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा में क्या पता भी क्या लिख रहे हो। उसे ऊष्मा ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया अवशोषण, अवशोषण कहलाती है। ये तो आम बात है, अपने आप के पास रख लेना, अपने आप को गर्म कर लेना। अवशोषण से वस्तु का तापमान बढ़ता है। बढ़ेगा तो सही भी, अपने पास रखोगे तो आप बढ़ेगा ही, इसमें क्या है, इसमें तो बढ़ेगा ही, सही बात है। हाँ, अब फिर देखो, सर्वाधिक अवशोषण करता है। सबसे ज्यादा अवशोषण कौन करता है बताओ? जल वाष्प। सबसे ज्यादा अवशोषण जो करता है वो जल वाष्प करता है। इसके अलावा कौन करता है? इसके अलावा ओजोन,
ओजोन तो बहुत ज्यादा लघु तरंगों का भी अवशोषण कर लेती है। ओजोन तो यूवी रेंज, अल्ट्रावायलेट रेंज, सूर्य से आने वाली पैराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। बिल्कुल, हमने कहा है ये यूवी रेंज आ रही है और ये जैसे O3 के पास जाएगी वो उसको पकड़ लेगी। मैंने बार बार बताया पकड़ लेगी, इसका मतलब ये अवशोषित करती है। ओजोन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी अवशोषण करती है और ऑक्सीजन भी करती है, लेकिन कम मात्रा में करती है। ऑक्सीजन और एक आपके धूल कण, धूल कण और देखो तो तथा धुंध, धुंध अवशोषण करते हैं। ये बात ओजोन वाली लिखवा देता हूं, वैसे आपको पता तो है ही। ओजोन अति लघु तरंग, लघु तरंगों, कौन सी तरंगों को? यूवी, अल्ट्रावायलेट को भी अवशोषित कर लेती है। इसीलिए ओजोन परत के कारण, इसीलिए ओजोन परत के कारण समतापमंडल का तापमान बढ़ जाता है। आपने पढ़ा ही है कि समतापमंडल में तापमान समान रहना चाहिए, लेकिन ओजोन परत के कारण उसका तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ओके, बात समझ में आ गई? अवशोषण की बात समझ में आ गई? एक सीधी सी बात है, आम भाषा में बात पकड़ दो। अवशोषण अपने अंदर कर लेना, कोई भी आया उसको अपने अंदर कर लेना, अवशोषण। वापिस भेज दिया, परावर्तन। टकरा के दिशा बदल दी, परकीर्णन। परकीर्णन केवल इतने का नाम परकीर्णन है, और वो प्रकाश आगे चलता है उसका नाम होता है विसरित प्रत्यावर्तन। अब आपकी चौथी क्रिया और है परकीर्णन। परकीर्णन अभी तो बताई थी परकीर्णन, वैसे देखें तो परकीर्णन, परकीर्णन में आपको पता होना चाहिए वायुमंडल में उपस्थित धूल कण एवं गैसों के कण सूर्य से आने वाली सौर विकिरण को विभिन्न दिशाओं में बिखेर देते हैं, जिसे परकीर्णन कहते हैं। परकीर्णन कहते हैं। आप देखिए, ये सूर्य का प्रकाश आ रहा है और ये एक अणु है, इससे टकरा के ये हो गया, इसका नाम है परकीर्णन, इसका नाम है परकीर्णन। ये जो प्रकाश चला गया इसका नाम होगा अब विसरित दिव्या प्रकाश। ओके, आपको इतनी बात समझ में आ गई? ओके, अब हमारा इससे अगला पॉइंट शुरू होता है। यहां तक की बातों में कोई समस्या हो तो बताओ भी।
अब हम पढ़ेंगे पृथ्वी का ऊष्मा बजट। बजट का मतलब होता है कितना आया कितना चला गया, इसका हिसाब देना, यानी कि हिट बजट। हिट बजट, स्पेलिंग देख लेना, बजट ठीक ही होगी। हिट बजट, पृथ्वी का ऊष्मा बजट। बजट का सीधा हिसाब है सूर्य से कितना प्रकाश आया, कैसे कैसे आया, कैसे कैसे वापिस चला गया, दोनों को बराबर मिला देना है। 100 आया तो 100 ही वापिस जाएगा, और इसका नाम है पृथ्वी का ऊष्मा बजट। आप थोड़ा गौर करेंगे तो मैं आपके सामने अभी आंकड़े प्रस्तुत करूंगा बजट के, और पृथ्वी के ऊष्मा बजट के, वो आप सबको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो कुछ बातें मैं लिखता हूं। पृथ्वी का औसत तापमान, पृथ्वी का औसत तापमान लगभग समान रहता है, क्योंकि सूर्य से आने वाली लघु तरंगों तथा पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई, कितनी बार बता दी, दीर्घ तरंग होती है, पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई दीर्घ तरंगों की मात्रा समान होती है। मतलब जितना सूर्य से प्रकाश आता है उतने का उतना ही वापिस चला जाता है। अच्छा जी, पृथ्वी तथा वायुमंडल द्वारा, पृथ्वी तथा वायुमंडल द्वारा प्राप्त सौरिक विकिरण तथा, इसका मतलब आई कितनी, इसका मतलब आई कितनी, सौरिक विकिरण तथा पृथ्वी की सतह एवं वायुमंडल द्वारा ऊर्जा के क्षय का मतलब जो समाप्त हो गई, वापिस अंतरिक्ष में चली गई, क्षय का विवरण, विवरण का मतलब लेखा जोखा, विवरण पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहलाता है। इतनी बातें देखो, आपको किसी भी परीक्षा में पास होने के लिए सबसे पहले चाहिए कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। 2 नंबर जरूरी है कि आप उसको लिखें, और 3 नंबर जरूरी है कि आप उसका रिवीजन करें। तीनों चीजें आपके लिए जरूरी हैं, इसीलिए मैं सबसे पहले लिखने पे ध्यान देता हूं, फिर साथ साथ उसको समझाता हूं, और रिवीजन करना आपका काम है। हाँ जी, एक बात बार बार बता तो रहा हूं, लिख और देता हूं। सौरिक ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में आती है, सौरिक ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में आती है। और पृथ्वी कैसे छोड़ेगी, पृथ्वी ऊर्जा दीर्घ तरंगों के रूप में छोड़ती है। ये जब भी ये दोनों बातें चलती हैं, देखो आप देखोगे सूर्य से आने वाली
लघु तरंगों। लघु उपयोग क्या है? पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई दीर्घ तरंगों। हर जगह आपको यही शब्द मिलेंगे। पृथ्वी जो छोड़ती है वो दीर्घ तरंगों के रूप में छोड़ती है। सौरिक ऊर्जा आती कौन सी तरंगों के रूप में? लघु तरंगों के रूप में। मैंने आपको बताया था जिसका तापमान जितना ज्यादा होगा वो उतनी ही लघु तरंग छोड़ेगी, और जिसका जितना तापमान कम होगा वो उतनी ही क्या छोड़ेगी? दीर्घ तरंग। दीर्घ तरंग। तो पृथ्वी का, सूर्य का तापमान केंद्र का करें तो 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है, और पृथ्वी का तो 15.5 डिग्री सेल्सियस है। तो आप सोचो ये तो कौन सी तरंग छोड़ेगी? दीर्घ तरंग। और ये आपकी कौन सी तरंग छोड़ेगी? लघु तरंग। बहुत आसान सी बात है। जितना सूर्य का प्रकाश आया उतना वापिस छोड़ दिया। इसको पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहते हैं। ठीक है। अब देखिए आप, जी टी टीवार्था, ये प्रसिद्ध है के अनुसार पृथ्वी का ऊष्मा बजट, जीटी टीवार्था के अनुसार पृथ्वी का ऊष्मा बजट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हम कुल सौरिक ऊर्जा जो है उसको कितना मानेंगे? 100 इकाई। कुल सौरिक ऊर्जा 100 इकाई, यानी कि ये सूर्य है और इससे जो प्रकाश चलता है, जो हमारी पृथ्वी के वायुमंडल की ओर आता है, वायुमंडल में पहुंचता है, उसको हमने 100 इकाई मान लिया। कितना मान लिया? 100 इकाई। ओके जी। अब इसका हिसाब देना शुरू करें। सबसे पहला हिसाब देखो आप। अब वायुमंडल द्वारा हम एक शब्द उपयोग कर सकते हैं, अक्षरण। अक्षरण। अक्षरण का मतलब होता है कि कोई काम नहीं लिया। आप यह भी कह सकते हैं वायुमंडल द्वारा सौरिक विकिरण का अक्षरण 35 इकाई। इस 35 इकाई को हमारे वायुमंडल ने कोई काम नहीं लिया। हमारे वायुमंडल ने कोई काम नहीं लिया। कैसे काम नहीं लिया? तो आप देखिए, बादलों द्वारा परावर्तन। वायुमंडल में जो बादल थे, उन बादलों ने जो सूर्य का प्रकाश आया उस प्रकाश का 27 इकाई बादलों ने परावर्तित कर दिया, बिना काम में लिए वापिस लौटा दिया। धूल कण एवं जलवाष्प द्वारा, धूल कण एवं जलवाष्प द्वारा प्रकीर्णन, प्रकीर्णन 6 इकाई। 6 इकाई को धूलकण और जलवाष्प के द्वारा प्रकीर्णन कर दिया गया, और हिमाच्छादित धरातल द्वारा परावर्तन
इकाई और टोटल ये हो गया 35 इकाई, और यही 35 इकाई हमने हिसाब देना था। दे दिया कि नहीं दे दिया? ये कह रहा है कि जो सूर्य का प्रकाश आ रहा था उसमें से 27 इकाई तो चला गया बादल से टकरा के, और ये 27 इकाई और ये 6 इकाई, और नीचे बर्फ, और 2 इकाई चला गया बर्फ से, बर्फ यानी हिमाच्छादित से, ये धूलकण से, और ये बादल से। और अब आपके पास देखो कितना बचा। अब आपके पास बचा 65। ये 35 इकाई का हिसाब आपके सामने आ गया कि बादलों ने 27 इकाई को बिना काम में लिए वापिस लौटा दिया, 6 इकाई को धूलकण एवं जलवाष्प ने लौटा दिया, और 2 इकाई को हिमाच्छादित धरातल जो ऊंचे पर्वत बर्फ से ढके हुए उन्होंने वापिस लौटा दिया। 35 इकाई को हमने कोई काम नहीं लिया। नोट, यही 35 इकाई पृथ्वी का एल्बिडो है, पृथ्वी का एल्बिडो है, एल्बिडो है, अर्थात सूर्य से आए सूर्य तप का 35 इकाई पृथ्वी का वायुमंडल बिना काम में लिए वापिस लौटा देता है, जिसे एल्बिडो कहते हैं। ये बिंदी नहीं आएगी भी, एल्बिडो कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। एक पॉइंट आपको समझ में आ गया ए का, और वो क्या समझ में आया कि 35 इकाई को हमने बिना काम में लिए वापिस लौटा दिया। ठीक है जी। अब हम हिसाब देंगे दूसरा, बै हिसाब देंगे। अब हम बै वायुमंडल द्वारा प्राप्त का मतलब होता है खुद ने, वायुमंडल ने अपने पास रख ली। अपने पास का मतलब अवशोषण। वायुमंडल द्वारा प्राप्त सौरिक विकिरण, जब सूर्य की विकिरण पृथ्वी पर आ रही थी तो 14 इकाई को वायुमंडल ने अवशोषित कर लिया, अपने आप को गर्म कर लिया। तो 14 इकाई का हिसाब ये हो गया। से पृथ्वी द्वारा प्राप्त सौरिक विकिरण 14 नहीं भाई, 14 नहीं, 51। इकाई। ये कह रहा है कि पृथ्वी को कितना मिला? 51। 100 चला था, 35 पृथ्वी ने बिना काम में लिए वापिस लौटा दिया, 65 बचा। 14 वायुमंडल ने अपने पास रख लिया, और ये 51 किसके पास आ गया? पृथ्वी के। यही हमने हिसाब दिया है। सही हिसाब है कि नहीं है बताओ? बिल्कुल, ये आपका एकदम राइट हिसाब है। अब ये 51 इकाई आएगा कैसे वो देखो।
प्रत्यक्ष विकिरण द्वारा प्राप्त, प्रत्यक्ष विकिरण मतलब सीधी पृथ्वी पे आ गई, और कितनी आ गई? 34 इकाई। 34 इकाई तो बिना कोई अवरोध के सीधी पृथ्वी पे आ गई, और ये आपकी विसरित दिव्य प्रकाश द्वारा, विसरित दिव्य प्रकाश द्वारा प्राप्त, मतलब प्रकीर्णन द्वारा जो इधर उधर कर दिया गया था वो वाला, और टोटल 51 इकाई आपके पास आ गया। अब देखो आप, 35 इकाई तो वायुमंडल ने बिना काम में लिए वापिस लौटा दिया, 14 इकाई वायुमंडल ने अपने पास रख लिया, और 51 इकाई पृथ्वी के पास आ गया। तो आप देख लो, 5 और 1 6 4 10 अशल आ गई, 1 3 और 1 4, 1 अशल 5 और 5 10, 100 का हिसाब पूरा, मतलब आने का हिसाब हमने दे दिया। ओके, ये देखो आने का हिसाब देखो आप, ये सूर्य है, 100% मान लेते हैं इसको, इसमें से ये आपके किसके द्वारा चला गया? धूल कण एवं जलवाष्प द्वारा, बिल्कुल धूल कण एवं जलवाष्प द्वारा चला गया। और ये किसके द्वारा चला गया? बादल, ये बादल के द्वारा चला गया। और ये बर्फ हिमाच्छादित धरातल के द्वारा -2, माइनस का मतलब ये वापिस चला गया, तो ये आपके पास 35 इकाई आ गया। यही पृथ्वी का एल्बिडो है। फिर देखो 14 इकाई वायुमंडल के द्वारा यहां अपने पास रख लिया गया, ये इससे ऊपर का अंतरिक्ष है, ऊपर चला गया वो तो वापिस चला गया। 14 इकाई कहां रह गया? वायुमंडल के पास। अब 35 वापिस चला गया, 14 वायुमंडल के पास रह गया, तो 51 कहां गया? पृथ्वी के पास आ गया। अब पृथ्वी क्या करेगी इसका? अब वापिस जाने का हिसाब देंगे हम, यहां तक का हिसाब आपका मिल गया कि ये देखो एक बार, इतनी बातें आपको मिल गई। अब देखिए पृथ्वी छोड़ेगी वापिस। अब पृथ्वी वापिस कैसे छोड़ेगी देखना, पृथ्वी द्वारा परावर्तित विकिरण, परावर्तित विकिरण पृथ्वी वापिस कैसे छोड़ती है? तो नंबर 1, सबसे पहले प्रत्यक्ष विकिरण द्वारा क्षय का मतलब होता है नुकसान, और ये होता है आपका 23 इकाई। इस बात को समझ लें, ये आपका सूर्य का प्रकाश आया 51 इकाई, इसमें से 23 इकाई पृथ्वी पार्थिव विकिरण से छोड़ रही थी, तब इसमें से 17 इकाई तो चला गया वापिस, और इसमें से 6 इकाई आपका वायुमंडल के पास बच गया। जब पृथ्वी वापिस छोड़ रही थी प्रत्यक्ष विकिरण से, तो 23 में से 6 रह गया वायुमंडल के पास, और 17 चला गया अंतरिक्ष में। ओके, नंबर 2 सेवन। आप सेवन जानते हो, कोई भी पवन गर्म हुई, गर्म होके ऊपर उठी, उसका नाम होता है सेवन। ये पवन, तो पवन गर्म होके ऊपर उठती है। धरातल गर्म है, अरे पृथ्वी का धरातल गर्म हो गया, जो धरातल के संपर्क में हवा आई वो गर्म हो गई, अब वो हवा अब ऊपर उठेगी, उसका नाम होता है सेवन। और चक्रवात बन जाता है, डिस्टरबेंस बन जाता है, उसका नाम होता है विक्षोभ। तो सेवन एवं विक्षोभ में व्यय का मतलब खर्च, ऊर्जा, कितनी ऊर्जा खर्च हो गई? 7 एम विक्षोभ में 9 इकाई,
9 इकाई आपकी 7A विक्षोभ में खर्च होगी। नंबर 3, वाष्पीकरण में व्यय ऊर्जा 19 इकाई। वाष्पीकरण का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश जो 51 इकाई आया, क्या पूरी पृथ्वी पे धरातल ही है ना, पृथ्वी के तो 70% भाग पे जल है, तो जल के ऊपर जो सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो उसको तो जल अवशोषित कर लेगा, और फिर जल क्या बनेगा, भाप, और भाप बन के क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा, तो वो वाष्पीकरण में वे हो गई। अब ये काउंट करके देखो, 9 और 9 18 और 3 21, अचला गई 2 और 2 4 और 1 5, यानी कि 51 इकाई का हिसाब बराबर। पृथ्वी के पास कितनी इकाई आई थी, 51। पृथ्वी के पास कितनी आई थी, 51। आई कैसे थी, प्रत्यक्ष विकिरण 34, विसरित दिव्या प्रकाश द्वारा 17, और ये वापिस कैसे गई ये देख लो। प्रत्यक्ष विकिरण से गई 23, जिसमें से 6 वायुमंडल में रह गई और 17 अंतरिक्ष में चली गई। और ये आपकी ये होती है 7 एवं विक्षोभ, इसका नाम होता है 7। ये 7 में कितनी खर्च होगी, 9 इकाई। तो ये अभी वायुमंडल में है, ये वायुमंडल में है अभी, क्योंकि वायुमंडल में हवा ठंडी होगी वापिस और वायुमंडल में छोड़ देगी। और ये आपका था जल, और ये जल से बन गया जल वाष्प, और इसमें कितनी इकाई ऊर्जा खर्च हो गई, 19 इकाई। आपके सामने एक हिसाब है, वाष्पीकरण में 19, 7 में 9, और प्रत्यक्ष विकिरण में 23। इस 23 में से 6 वायुमंडल में रह गई और 17 ऊपर चली गई। ठीक है, यह हिसाब भी मिल गया। बताओ यहां तक मिला कि नहीं मिला। लिख देता हूं, इस प्रकार पृथ्वी को 51 इकाई सूर्य तप प्राप्त हुआ था, जो प्रत्यक्ष विकिरण संवहन एवं विक्षोभ और वाष्पीकरण द्वारा वापिस भेज दिया गया। यानी हमारा एक हिसाब और मिल गया। पृथ्वी के पास कितना आया था, 51 इकाई, और कितना वापिस चला गया, 51। पृथ्वी के पास जो आया उसका हमने हिसाब दे दिया। अब वायुमंडल का और देना पड़ेगा हिसाब, वायुमंडल का तो और देना ही पड़ेगा। अब आप देखें वायुमंडल का ऊष्मा बजट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सूर्य तप में, वायुमंडल का ऊष्मा बजट। चलो अब हिसाब देखो, वायुमंडल को कहां कितना मिला। सबसे पहले प्रत्यक्ष सौरिक विकिरण द्वारा प्राप्त कितना मिला था, 14 इकाई। सर ये 14 इकाई कहां से आ गया, ये देखो ये रहा, जब सूर्य का प्रकाश आ रहा था 14 यहां रह गया था। ओके, 14 तो ये हो गया, 6 ये रहा, 9 ये रहा, और 19 ये रहा, और तो वायुमंडल के पास है ही नहीं। एक बात, दूसरे नंबर पे पृथ्वी की
प्रत्यक्ष विकिरण से प्राप्त 6 इकाई। 23 में से 17 अंतरिक्ष में चली गई थी और 6 कहां बच गई थी? 6 बच गई थी वायुमंडल में। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से प्राप्त, इसका मतलब है कि पानी के अंदर जो ऊर्जा थी, जो भाप बना था पानी तब खर्च हुई थी, वो ऊपर जाके जब जलवाष्प वापिस पानी में बदलेगा तो वहां आकाश में वापिस उस ऊर्जा को छोड़ेगा और उसका नाम, वो कितनी ऊर्जा? 19 इकाई। और 4 नंबर पे जो हवा गर्म होके नीचे से ऊपर गई या चक्रवात में जो ऊर्जा गई वो भी तो वापिस वायुमंडल में आएगी। 7 विक्षोभ से प्राप्त 9 इकाई। और इस प्रकार वायुमंडल को कितना मिल गया? 6 और 4 10, 10 और 9 19, 19 और 9 28, असल आ गई 2 और 2 और 2 4, 28 48 इकाई। 48 इकाई। वायुमंडल को कितनी ऊर्जा मिली? 48 इकाई। वायुमंडल इस 48 इकाई ऊर्जा का 6 अंतरिक्ष में कर देता है। मतलब इस 48 इकाई को वायुमंडल अंतरिक्ष में भेज देता है। पृथ्वी के पास आई, वो पृथ्वी ने भेज दी। वायुमंडल के पास आई, वो वायुमंडल ने भेज दी। अब बच्चा जोड़ में गड़बड़ कर देता है हिसाब में। वो सोचता है 35 तो सीधी पहले चली गई थी, फिर वो जोड़ता है कि 51 पृथ्वी ने छोड़ दी। अच्छा, और 48 वायुमंडल ने छोड़ दी। फिर इनको जोड़ के देखता है। अब जोड़ के देखोगे तो 5 और 1 6, 6 और 8 14, असल आ गई 1 4, 4 5 9, 9 और 4 13, ये तो 134 हो गई। होनी थी। क्यों होनी थी? क्योंकि ये 51 की 51 जो थी वो अंतरिक्ष में नहीं गई थी, आपको पता हो तो। क्योंकि इस 51 में से तो केवल 17 ही अंतरिक्ष में गई है। बाकी तो ये रही, ये रही और बाकी ये रही, और 23 जो छोड़ी थी उसमें से 6 ये रही, 17 ही तो अंतरिक्ष में गई थी। तो आपको इसमें से 17 ही जोड़नी थी। 35 तो सीधी बिना काम में लिए लौटा दी थी। 17 जो थी वो आपकी किसके द्वारा चली गई थी? प्रत्यक्ष विकिरण से। और 48 किसने छोड़ी है? वायुमंडल ने। अब जोड़ के देखो कितनी होगी? 8 और 7 15, 15 और 5 20, असल आई 2 4 1 5, 5 और 3 8 और 2 10, 100। अब की बार हिसाब करेक्ट है। ये एल्बिडो वाली, ये प्रत्यक्ष विकिरण द्वारा और ये वायुमंडल द्वारा। अब हिसाब एकदम रेडी मिलेगा। और ये आपकी बात थी। बताओ भी, कोई समस्या है तो? एक बार आपको ये पूरा सिस्टम और समझा देता हूं। देखिए, मैं तो वैसे मैनुअल ही ज्यादा विश्वास करता हूं कि चित्र बने बनाए कोई काम के नहीं होते। ये आपका सूर्य, इससे ये चली 100 इकाई जो पृथ्वी की ओर आ रही है। इसमें से 27 इकाई जो थी वो बादलों ने वापिस भेज दी बिना काम में लिए, बिना काम में लिए। और
आपकी 6 इकाई भेज दी धूलकण और जलवाष्प ने, और 2 इकाई भेज दी हिम ने। ये भेज दी हिम ने और ये धूल कण एवं जलवाष्प ने, और ये टोटल हो गई 35 इकाई। और ये वो 35 इकाई है जिसको पृथ्वी ने कोई काम नहीं लिया। अब इसके बाद आपके पास बची 65। हमने थोड़ा सा सही नहीं बनाया। ये आपका वायुमंडल है। ये कितनी बच गई अब? 65। अब जब ये वायुमंडल से जा रही थी तो 14 इकाई वायुमंडल ने रख ली। ओके, फिर आपके पास बची 51। 51 में से 34 तो आ गई डायरेक्ट, 34 आ गई डायरेक्ट, और 17 आ गई टकरा के। टकरा के मतलब विस्तृत से। और ये दोनों को जब आप जोड़ोगे तो ये कितनी आ गई? 51 इकाई। 51 इकाई पृथ्वी पे आ गई। पूरा हिसाब हो गया। 100 चली थी, 35 बिना काम में लिए वापिस, 14 वायुमंडल के पास, और 34 डायरेक्ट और 17 इनडायरेक्ट पृथ्वी के पास। अब देखो, यहां से पृथ्वी पहली बार छोड़ना शुरू करती है 23 इकाई को, और ये 23 इकाई जब जा रही थी तो इसमें से 6 इकाई वायुमंडल के पास आ गई और 17 इकाई चली गई अंतरिक्ष में। 17 इकाई अंतरिक्ष में चली गई। यहां से आपकी ये देखिए 19 इकाई किसके द्वारा? वाष्पीकरण में खर्च हो गई, और ये आपकी आ गई वायुमंडल में। ये आपकी 9 इकाई किसमें खर्च हुई थी? 7 एवं विक्षोभ में। ये भी वायुमंडल में आ गई। अब वायुमंडल का हिसाब पृथ्वी का लगा लो। पहले तो 51 आई थी, 23, 19 और 9, ये पूरा 51 हो गया। अब देखो इसका जोड़ो वायुमंडल का। वायुमंडल में 6 एक है, 14 एक है, 19 एक है और 9 एक है। ये आपके 48 हो जाएगी, और ये आपकी 48 की 48 इकाई वायुमंडल अंतरिक्ष में छोड़ देगा। ये आपका हिसाब क्लियर। ये आपका हिसाब क्लियर हो गया। ओके भी, ये आपका हिसाब क्लियर हो गया। एक दो बार आप को वीडियो रिकॉर्डेड रहता है तो आप आगे पीछे करके देखोगे तो बन जाएगी बात। अब मैं आपको थोड़ा सा 2 चीजों में अंतर और बताना चाहूंगा, जो हमारा कल का टॉपिक रहेगा। वैसे तो तापमान, तापमान होता है टेम्परेचर, और एक आपका होता है सूर्य तप। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बताओ भी, क्या डिफरेंस है? इन दोनों में क्या डिफरेंस है सूर्य तप और तापमान में? सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाली ऊष्मा, ऊष्मा को सूर्य तप कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाली ऊष्मा को सूर्य तप कहते हैं। और तापमान क्या है? तापमान गर्मी का मान है।
गर्मी का मान है जिससे पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी गर्म या ठंडी है। भाई कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है, ये तो है तापमान। तापमान और ये ऊर्जा ऊष्मा जो आई वो क्या है? अच्छा, सूर्य तप की और बताओ। सूर्य तप एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा मतलब एनर्जी, जिससे काम हो सकता है, कोई भी काम हो सकता है, ऊर्जा है जिससे कैलोरी में मापते हैं। कैलोरी में मापते हैं, सही बात है भी। सूर्य तप से तो पेड़ पौधे भोजन बना सकते हैं, चक्रवात आ सकता है, आंधी आ सकती है। तापमान से क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। तापमान ऊष्मा का अंश में माप है। ये तो केवल माप है। और किसे किसे मापा जाता है? जिसे थर्मामीटर से मापा जाता है। थर्मामीटर से मापा जाता है। इसको किससे मापा जाता है? पाइरो हेलियोमीटर। सूर्य तप जो मापा जाता है वो पाइरो हेलियोमीटर से मापा जाता है। ऊष्मा किसी पदार्थ, ऊष्मा ही तो है ये सूर्य तप। ऊष्मा किसी पदार्थ के कणों में अणुओं की गति को दर्शाता है। अणुओं की गति को दर्शाता है। और तापमान में क्या लिखें? तापमान, वैसे कुछ लिखने के लिए बचा नहीं। तापमान किसी स्थान के गर्म होने का डिग्री में माप है। ये वाली बात है। बताओ, और कोई विशेष बात नहीं समझ में आई हो तो? यहां तक की बातें समझ में आ गई क्या? बताओ भी। हम इसके बाद जो आगे की बात करेंगे वो कौन सी करेंगे? कल करेंगे। और कल हम बात करेंगे तापमान की। कल का हमारा टॉपिक जो होगा वो तापमान होगा। आज की क्लास को यहीं विराम देंगे। आज हमने खूब सारा पढ़ा। आपको कितना समझ में आया वो तो आपको ही पता रहता है, मुझे कम पता रहता है। थैंक यू।